गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो ये सेशन है ये टोटली बेस्ड अपॉन G7 एवं भारत और इटली के बीच में क्या संबंध है। अभी अभी सम्मेलन हुआ है, समिट हुई है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो कोई प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर हम लोग एक डिटेल डिस्कस करेंगे। भारत की तरफ से मोदी जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पार्टिसिपेट किए, क्या क्या बातें की गई इस सम्मेलन में, भारत की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, सभी पहलुओं को हम लोग इसमें देखेंगे। और कोशिश ये होगी कि चाहे अब इससे क्वेश्चंस किसी भी डायरेक्शन से पूछे, चाहे वो वन लाइनर में पूछ ले, फैक्ट्स में पूछ ले, या कॉन्सेप्ट बेस्ड करके पूछ ले, या एक सब क्वेश्चन में, तो एक लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके कुछ उसके अंतर्गत सब क्वेश्चंस हो, या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आए तो आप उसको कर पाएं, इवन मेंस के आंसर्स को भी आप लोग अटेंड कर सकें। हमारा मोटो यही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में G7 के ऊपर क्या कुछ खास है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे G7 के रिगार्डिंग ये कौन सा सम्मेलन था। कभी कभी एक का एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि ये सम्मेलन कौन सा रहा है, आई मीन क्रम, है ना। क्रम की बात अगर की जाए तो ये कौन सा क्रम था। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 50th ये कौन सा था, तो आपका 50th G7 शिखर सम्मेलन रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपकी यही हो गई। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया था, सेकंड क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया आपका इटली के कहाँ पर किया गया है, अपुलिया। ओके, अपुलिया सेकेंड पॉइंट, इटली के अपुलिया में इसका आयोजन जो है किया गया है। और ये किस प्रकार की फॉर्म, तो यह एक अनौपचारिक, किस प्रकार का है, यह एक अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय फोरम है। ओके, अंतरराष्ट्रीय फोरम है ये, इसको ध्यान रखना है। किस प्रकार की है ये फोरम, तो ये एक अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है ये। नाउ सबसे पहले जब G7 को हम लोग देख ही रहे हैं तो इसकी पूरी, सबसे पहले तो हम इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। ऑल अबाउट G7 के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है, किस टाइप की है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्यों शामिल हुए, क्यों इसका गठन किया गया। तो चलिए अब G7, चूंकि G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी यह 7 देशों का क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, 7 देश। और वो 7 देश कौन है, तो फर्स्ट तो आप इटली लिख लें। इटली के अलावा क्या आ जाएगा, अगर यूरोप में ही केवल हम देखेंगे, केवल यूरोप की बात की जाए तो इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। आपको मैंने यूके या ब्रिटेन इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया क्योंकि एक साथ अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए भी याद रखना यह आसान हो जाएगा कि केवल अगर यूरोप की बात की जाए तो इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन और यूके। ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, यानी अगर बात की जाए आपके नॉर्थ अमेरिका में, तो कौन कौन से आ जाएंगे, कनाडा आपका शामिल हो जाएगा, कनाडा एंड आपका USA। ओके, कनाडा एंड USA ये 2 हो गए। ठीक है, इसके अलावा के टोटल कितने हो गए, यहां पर 4 है, यहां 2 हो गए, तो एक और आपका कौन सा रह गया, तो वह आपका है, अगर बात की जाए एशिया में तो क्या आ जाएगा, जापान, है ना। तो ये टोटल कितने देशों का संघ है, या इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 4 को मैंने हिंदी में लिखा है, यूरोप में है, और ये जो 2 आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और यह आपका एशिया में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ और ये किस लिए इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था अलग अलग विषयों पर। ओके, अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए। ये जो 7 देश आप देख रहे हैं, अभी हम लोग मैप में भी दिखाएंगे, तो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए, ओके, करने के लिए एक साथ जो है ये देश शामिल होंगे वहां पर एक समूह बना करके। क्या किस लिए इसका गठन किया गया, तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग कोई भी विषय हो उन विषयों पर चर्चा करने के लिए। ओके, चर्चा करने के लिए ये क्या करता है, एक साथ इन दोस्तों को एक साथ, ओके, एक साथ यह भाग लेता है। सभी देश एक जगह, मतलब क्या हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि सभी देश जो हैं एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, कोई भी मुद्दा हो उस पर लेकर के बात करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा
इन 7 देशों के अलावा इसमें एक और संघ है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, और वह है आपका इन 7 के अलावा, इन 7 देशों के अलावा। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में ये पूछ ले G7 के बारे में ही कि इसमें 7 देशों का समूह है, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी भाग लेता है, यूरोपियन यूनियन भी भाग लेता है, उपरोक्त में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, यूएस, जापान, यानी इन 7 देशों के अलावा इसमें EU यानी यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि 27 देश आते हैं, यह 27 देशों का एक संघ है, समूह है यूरोपियन यूनियन, यह भी इस सम्मेलन में क्या करता है, भाग लेता है। यह भी यूरोपियन यूनियन भी इस सम्मेलन में भाग लेता है। मतलब 7 देश तो ये हो गए, इसके अलावा EU भी इसमें शामिल है। और EU में ऑलरेडी कितने कंट्रीज हैं, कितने देशों का समूह है यह, तो 27 देशों का यह एक संघ है। क्लियर? तो ये हो गई, ठीक है। ये इस फैक्ट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी जो, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा सबसे पहले आखिर इसकी स्थापना की अब जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ जो इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी। अभी तक हम लोग इसके मेंबर्स वगैरह देख रहे थे, कौन है मेंबर, नहीं है। और हाँ, यहाँ जो आपने मेंबर्स देखा है, आप लोग इसको थोड़ा सा एक इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो 7 देश हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लें, कनाडा दिया गया है, ओके। कनाडा के बाद फिर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ देख लें कि जर्मनी दिया गया है, ओके। यहाँ हो गया आपका फ्रांस, यहाँ आपका USA हो गया, इसके अलावा ये आपका जापान, और ये आपका हो गया UK, ओके। तो ये टोटल 6 हो गए, और इन 6 के बाद यहाँ आपका इटली जो है यह दिया गया है। और इटली की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी रोम है। बस इसको ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटीज की काफी चर्चित स्थिति रही है। तो खैर ये तो एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इटली, इसको ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर इसका जो है G7 जो कहाँ किया गया है, इटली, G7, ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये 7 मैप के थ्रू भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे कि आखिर इसकी जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ था जो इसके गठन की आवश्यकता महसूस की गई। तो चलिए अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या था इन ईयर 1973, ओके। इन ईयर 1973, 1973 की बात की जा रही है। तो यहाँ ऊर्जा संकट हुआ था 1973 में, यानी इन ईयर 1973 में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए, ओके, ऊर्जा की संकट से, इस संकट, कोई संकट आई एनर्जी को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, इसी से निपटने के लिए किस प्रकार से आर्थिक और वित्तीय, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, ओके, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, वित्त सहयोग, इसी के लिए क्या किया गया, इन दोनों के लिए ही क्या किया गया, इस फोरम के रूप में स्थापित किया गया। इन दोनों के लिए, किसके लिए, तो 1973 में ऊर्जा संकट से निपटने हेतु आर्थिक और वित्तीय सहयोग के रूप में इस फोरम का जो है गठन किया गया। ठीक है, इसका इस फोरम का गठन किया गया या इसकी स्थापना की गई। गॉट माय पॉइंट, केवल इसके लिए ही। और सबसे पहले जो इसका सम्मेलन किया गया तो वह कब हुआ, सबसे पहला सम्मेलन इसका हुआ 1975 में, जो है पहला इसका सम्मेलन किया गया। यानी 73 में ऊर्जा की संकट हुई और 75 में इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन किया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा, पहला शिखर सम्मेलन इन ईयर 1975। अब दूसरी इंफॉर्मेशंस कि यहाँ पर 97 से लेकर 2013 तक, ओके, 2013 तक इसमें रशिया भी शामिल था, इसमें रशिया भी शामिल था, ओके, रशिया शामिल था। लेकिन और जब रशिया शामिल था तो इसे क्या बोला जाता था, ग्रुप ऑफ 8, यानी 8 देशों का समूह, 8 देशों का समूह। नाउ लेकिन इसने क्या किया, रशिया ने जब क्रीमिया का विलय किया, ओके, आप लोग उस टाइम पे ये काफ़ी चर्चित न्यूज़ भी रहा था, क्रीमिया का जब इसने विलय किया था, उस समय में हम लोग तैयारी के दौरान थे, तो ये बहुत चर्चा में न्यूज़ रहा भी कि रशिया के द्वारा क्रीमिया का विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो इस पे हम लोगों को अभी नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि रशिया के द्वारा क्रीमिया के विलय के पश्चात ही रशिया को क्या कर दिया गया, इसे निलंबित कर दिया गया, क्रीमिया विलय के पश्चात। विलय,
ठीक है। इसी के पश्चात रशिया को निलंबित कर दिया गया, यानी इन ईयर 2014 से अगेन यह जी जो 8 था किस में आ गया, अगेन यह G7 हो गया। फ्रॉम 2017 से यह अगेन क्या हो गया, G7 हो गया। क्लियर। तो ये यहां तक रही, और इसका कोई भी अस्थाई जो है प्रशासनिक संरचना नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई भी अस्थाई प्रशासनिक संरचना इसकी नहीं है। ओके, संरचना इसकी नहीं है, यानी इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, ये हम बोले सकते हैं इसको। अगर ऐसे और थोड़ा सा आसान शब्दों में समझना हो तो इसका कोई भी अस्थाई मुख्यालय नहीं है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल किसके रिगार्डिंग, तो ये आपकी ओवरऑल हो गई आपकी G7 के बारे में। ठीक है, G7 के बारे में ये हो गया। अगर यहां पर किसी को, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे और एज मच एज बस फैक्ट, यहां पे केवल फैक्ट ही मैं बताई हूं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आपके यहां से बन सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एज यूजुअल हमेशा बोलती हूँ क्लास में, लाइव क्लास भी होती है उसमें भी बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, जो मेरी मैसेज है कि आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिखती हूँ उसको आपको लिखना है, स्किप नहीं करना है। मेरे तरफ से ये सुझाव है आपको, आगे आपकी मर्जी है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस क्या है। G7 के बारे में हम लोगों ने देख लिया, मैप भी हम लोग देख लिए। मैप के से ध्यान रखिएगा और आसान रहेगा, और ऐसा जैसे मैंने बता दिया कि यूरोप के कौन से देश हैं या आपका नॉर्थ अमेरिका का, तो वो भी थोड़ा सा सहज हो जाता है याद करने के लिए। नेक्स्ट है कि 50th G शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हुए। ओके, ये जो अभी सम्मेलन किया गया जिसका समापन हुआ, तो उसके परिणाम क्या हुए, इसका परिणाम क्या रहा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके परिणाम से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भारत जो है यहाँ पर, ओके, भारत यहाँ पर जो शामिल हुआ, ओके, इसके पास जैसे कहते हैं ना, आप ऐसा समझें कि आप किसी मीटिंग में अटेंड करने जा रहे हैं किसी मीटिंग को, और आपके पास मुद्दा क्या होगा, हो सकता है आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं तो आप समाज या ये मान करके चलें कि आपको लगेगा कि आप अगर किसी ऑफिस को खोल करके बैठे हैं, या सपोज किसी आप ये कह सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट को आप चला रहे हैं सॉरी, आप किसी इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो सबसे सहज हो जाएगा आपके लिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं तो आपके पास ये भी हो सकता है कि जब आप सभी के साथ बैठ करके, जो फैकल्टी हैं, जो वहाँ के CEO हैं, MD, सबसे साथ अगर आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक मुद्दा होगा कि हमें क्या करना है। ज्योग्राफी की किसी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है एडमिशन कम हो रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपको कुछ और बेहतर करना है, तो आप अपने तरफ से 3-4 पॉइंट्स लेकर के जाते हैं कि हमें मीटिंग में इस बात को रखना है, ताकि इस और क्या हो थोड़ा सा जो, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ 7 जो है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यह इसमें डेवलप्ड कंट्रीज शामिल हैं। इसमें कौन से हैं, डेवलप्ड कंट्रीज इसमें शामिल हैं, है ना। तो अब जो यानी जो विकसित कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इसने आप मीटिंग में मुद्दा रखे और आपके उन मुद्दों पर क्या किया गया, फोकस्ड किया गया कि ठीक है, हमारे इन चीज़ों पे हमें अपने काम को क्या करना है, फोकस करना है और इसमें सुधार करना है। तो उसी प्रकार से जब भारत की तरफ से मोदी जी वहाँ गए तो उन्हें भी क्या लगा, इन्होंने भी किन किन बातों को वहाँ रखा, क्योंकि ये क्या करती है, आर्थिक और वित्तीय सहयोग। हम लोगों ने पढ़ा ही कि G7 क्या है, चूंकि आर्थिक और वित्तीय सहयोग क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके पास पैसा बहुत है। अगर कोई विकसित है, उसके पास पैसा बहुत है, वो सभी दृष्टिकोण से सामर्थ है ना। तो मोदी जी भी इस मीटिंग में जब पहुंचे, वहां पे सम्मेलन में, मीटिंग कहना तो गलत हो जाएगा, इस समिट में जब वहां पहुंचे तो इन्होंने भी 2-3 चीजों को वहां पर जो है अपनी तरफ से, हमारे इंडिया की तरफ से जिस बातों को रखा है ना, यानी जिस फाइल के साथ गए थे उस फाइल में, कहने का मतलब क्या है, अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो तो एक फाइल में अपना पूरा एक ले करके जाते कि आज की मीटिंग में, या अगर आपके बहुत सारे वहाँ पे सुझाव हैं 8-10, तो आप क्या करेंगे, उसे एक वाइट पेपर में लिख लेंगे, है ना। और अगर 2-3 सुझाव है तो चलो वो तो याद रह जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मोदी जी भी वहाँ जाते हैं और इनके पास भी 2-3 जो भारत की तरफ से 2-3 बातों को रखते हैं। क्या क्या है भारत की तरफ से, तो इन्होंने AI के ऊपर, AI हो गई, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, AI ऊर्जा, इसके अलावा अफ्रीका और भूमध्य सागर,
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, ठीक है। इन विषयों पर इन्होंने क्या किया, G7 जो आउटरीच जो सेशन किया गया उसमें इन्होंने इन्हीं विषयों पर भाग लिया। इन्हीं विषयों पर भारत के तरफ से मोदी जी जो गए उनका विषय क्या रखा, इन्होंने किन किन पहलों को रखा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा के लिए, और अफ्रीका और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर G7 आउटरीच, इस सेशन में इन्होंने भाग लिया। ओके, G7 आउटरीच। तो मुद्दा इनके पास क्या था, ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि भारत के तरफ से इन्हीं 3 पहलुओं पर जो है चर्चा की गई, और भारत ने इन्हीं पहलुओं को बेसिकली उसने इन्हीं बातों को लेकर के जो है वहां रखा है, ठीक है, भारत ने। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के तरफ से, तो क्या क्या है, बस 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो उसके परिणाम निकल करके आए हैं उसमें अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा हो गया, और आपकी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के विषयों पर बात करनी है भारत को। क्लियर? नाउ अब हम यहां पर आते हैं, ये तो 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, केवल और 3, भारत की तरफ से G7 में यही 3 पॉइंट्स हमेशा के लिए इसको ध्यान रख लेना है। आगे कोई भी एग्जाम में अगर पूछता है तो ये 3 पॉइंट को आपको फोकस्ड करना है। अगर इससे संबंधित कहीं पे भी कुछ भी, सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आगे आपको मिलेगा, तो ये 3 पॉइंट पर पूरी जो है भारत इटली का डिस्कशन इसी पर है, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ अब हम चलते हैं यहां पर, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो जब मुख्य परिणाम क्या निकल करके आया, ओवरऑल जो मीटिंग की गई तो उसके मुख्य परिणाम क्या निकल के आए, तो हम लोग 2-3 पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले ये कहाँ किया गया था, इटली के अपुलिया में, है ना, इटली के अपुलिया में। तो जो परिणाम निकल कर के आए, अगर वहां पर किया गया है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि इटली भी अपनी बातों को क्या करेगा, मनवाएगा, कुछ ना कुछ उसके भी पॉइंट्स होंगे कि वो क्या सुधार करना चाहता है इसके तहत। तो इसने G7, ओके, G7 ग्रुप ऑफ 7 अपुलिया खाद्य प्रणाली, अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल, अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं AFSI, है ना, AFSI यानी अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव्स, AFSI भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका क्या किया गया, शुभारंभ, इसका क्या करना है, इसका जो मुख्य परिणाम निकल करके आया, तो इस AFSI का क्या करना है, शुभारंभ। तो ये आपकी फर्स्ट पॉइंट हो गई। आखिर इसका शुभारंभ जो बोला गया है, इसकी जो शुभारंभ की बात की गई अपुलिया खाद्य प्रणाली की, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से किया गया इसको, इसकी जो बात रखी गई या इसका जो परिणाम निकल कर आया, तो इसका उद्देश्य क्या है, ताकि खाद्य सुरक्षा को क्या करना है, खाद्य सुरक्षा और पोषण, खाद्य प्रणाली है यानी फूड सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, खाद्य सुरक्षा, है ना, और पोषण की बात इसके तहत की गई। खाद्य सुरक्षा, जब भी अगर ऐसी कोई पॉइंट आती है खाद्य वगैरह को लेकर के, तो अपने आप ये सब चीजें एक नॉर्मल सा है, आंसर राइटिंग में अपने आप मेंशन कर दीजिएगा कि अगर खाद्य प्रणाली है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी पोषण की सुनिश्चितता होनी चाहिए, है ना, खाद्य सुरक्षा, इसमें और हम मेंशन कर सकते हैं, और पोषण सुनिश्चित, ठीक है, पोषण सुनिश्चित। इसे सुनिश्चित करने में जो भी बाधा आ रही हो, करने में आ रही बाधाओं, ठीक है, आ रही क्या होगा, बाधा या संरचनात्मक बाधाओं, ओके, इन बाधाओं को क्या करना है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास को तेज करना है, इन बाधाओं को दूर करने के प्रयास को तेज करना है। फर्स्ट क्या है, मुख्य परिणाम जो निकल करके आए, पूरी जो मीटिंग की गई एंड एट लास्ट जो कंक्लूजन निकल करके आया, उसका यही है कि हमें किन किन कहाँ जाकर के सुधार करना है और किन किन मुद्दों पर हमें ध्यान देना है। तो पहला हो गया, चूंकि इटली में किया गया था, तो इटली के अपुलिया में किसकी समस्या है, तो खाद्य सुरक्षा पोषण वगैरह को लेकर के, तो खाद्य प्रणाली पहल, इस इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया।
क्या करना है उसके अंतर्गत, तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, और क्या बोला गया है, पोषण सुनिश्चित करने के लिए यानी न्यूट्रिशंस को। ओके, इसमें जो भी संरचनात्मक बाधाएं आती हैं कि उसको कैसे रखा जाए, किस प्रकार से उसको ऐसे सुरक्षित रखा जाए ताकि जो है खाद्य की समस्या ना आए, है ना। तो इसको क्या करना है, इन बाधाओं को काफ़ी तेजी से क्या करना है, दूर करना है। तो पहले ये हो गया। दूसरी समस्या की अगर हम बात करेंगे, दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो एक आपका वर्ड आएगा, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ये थोड़ा सा। दूसरी की अगर बात की जाए कि दूसरा परिणाम क्या हुआ, तो वैश्विक अवसंरचना को लेकर के, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये क्या है, विकसित देशों का यह एक समूह है। तो अगर हम बात करते हैं जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है ना, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी वैश्विक अवसंरचना निवेश, इसको आप लोग यहां पे लिख लें, वैश्विक अवसंरचना निवेश। इस वर्ड को आप लोग यहां पर जो है, हम इसको जितने भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं उसको जरूर लिखिएगा। निवेश के लिए भागीदारी, निवेश के लिए भागीदारी, और इसके लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यहां पर यूज किया गया है वह है आपका PGII। ओके, यानी वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी। इस पहल की भी घोषणा की गई, इस पहल की भी क्या की गई, घोषणा की गई। PGII वैश्विक अवसंरचना यानी क्या है, ग्लोबल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए भागीदारी करना है, पार्टिसिपेट करना है, ऐसा भी इनिशिएटिव की जो है घोषणा की गई। ओके, अब इसके घोषणा में क्या किया गया, अवसंरचना निवेश के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल स्तर पर क्या करना है, तो जो घोषणा की गई वो बोला गया कि इस पहल के जरिए कब तक, 2027 तक। ओके, कितना बिलियन निवेश करना है, $600 बिलियन का जो है आपको, 600 है ये, 600 600 इतने बिलियन डॉलर की राशि जो है, इतना राशि जो है जुटाई जाएगी। कब तक, इसके इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बिलियन डॉलर की राशि जुटाई जाएगी, तो इतने मिलियन डॉलर की जो है राशि जुटाई जाएगी। कब तक, 2027 तक। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट हो जाएगी। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये जी जो बोला गया है PGII, ये PGII को आप कैसे समझते हैं, क्या है यह PGII? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो G7 देश हैं उसी की यह एक संयुक्त पहल है। मन में ये विचार भी आ रहा होगा, तो G7 है क्या, तो G7 क्या है, यह आपके संयुक्त देशों का एक पहल है। जितने भी संयुक्त देश हैं, यानी टोटल कितने हैं, 7 है, उन्हीं संयुक्त देशों की क्या है, एक यह पहल है, एक इनिशिएटिव है, जिसको क्या बोला गया है, PGII, जिसका काम क्या है, क्या भूमिका है इसकी, तो जो वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल स्तर पर अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी देना है, और कितना अमाउंट को कलेक्ट करना है, 2027 तक इसमें $6 बिलियन अमाउंट जो है ये कलेक्ट हो जाना चाहिए। ये भी मीटिंग में या समिट में ये भी एक परिणाम निकल करके आया। तो अब आप सोचिए कि क्या है इसमें, जो कि विकसित है, डेवलप है, इसीलिए ये पूरे ग्लोबल स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है ना। तो इसको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट अगर अब यहां पर देखेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या आ सकता है, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ओके। और यहाँ पे एक चीज और भी ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं जितने भी जैसे ये जो आपका बोला गया PGI जो संयुक्त देशों का पहल है, इसका भी उद्देश्य क्या है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा इस निवेश वर्ड को, कि क्या करना है, सार्वजनिक स्तर हो या निजी स्तर हो, ठीक है, इसमें विकासशील देशों के लिए, क्योंकि वैश्विक लेवल पर बात की गई है तो उसमें विकासशील कंट्रीज यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो अंडर डेवलपिंग हैं अभी, ओके, ये इसको यानी किसकी बात की जा रही है, जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो इनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यानी इनसे रिलेटेड भारत और चाइना में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से, अवसंरचना से हो, तो यह क्या करेगा, उसके लिए भी क्या करेगा, यह वित्त पोषित करेगा, इसको ध्यान रखना है। और इसलिए ऐसा नहीं, वैश्विक है यानी जो भी विकासशील देश हैं, वैश्विक का मतलब क्या हो गया, वैश्विक अवसंरचना का मतलब हो गया इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी विकासशील देश हैं वहां पर अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए क्या करेगा, यह वित्त पोषित करेगा, इसको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रखी गई है ना, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, किसी भी देश के लिए। क्लियर, चलिए नाउ थर्ड क्या है, AI। अब चूंकि सोचिए AI ओके, इस पर भी AI, इस पर भी घोषणा की गई,
एआई को लेकर के। और एआई को क्या घोषणा किया गया कि एआई को लेकर के बोला गया कि उन्नत एआई सिस्टम विकसित करना है, उन्नत एआई सिस्टम डेवलप, ओके, डेवलप। और इसे विकसित करने वाले जो संगठन हैं, डेवलप करने वाले संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन, इनके लिए क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता, अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता को लागू करने में सहायता करने के लिए एक ब्रांड डेवलप की घोषणा जो है की गई। इसको भी ध्यान रखना है, किसके लिए है यह घोषणा, भारत ने, यानी अगर कोई भी वहां पर भारत की तरफ से मोदी जी अगर वहां पहुंचे थे अपने मुद्दों को लेकर के कि हमें एआई पे, ऊर्जा पे, अफ्रीका और भूमध्य सागर क्षेत्र के लिए, तो उनको भी मायूस नहीं किया गया, उनकी भी बातें यहाँ रखी गई है, मानी गई है कि एआई पर लेकर के इन्होंने जो डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि उन्नत एआई सिस्टम को डेवलप करने वाले जो भी संगठन हैं उनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता यानी इंटरनेशनल कोड, ओके, इंटरनेशनल की कोड की बात की गई, जो कि जिसका कि ब्रांड डेवलप की घोषणा की गई, उसके ब्रांड के डेवलपमेंट की घोषणा की गई है ना, इसके तहत। तो इसको ध्यान रखना है, एआई घोषणा। तो ये 3 मुद्दा को आपको बहुत ढंग से याद रख लेना है कि G7 शिखर सम्मेलन के जो मुख्य परिणाम निकल करके आए वो क्या निकल के आए। यहां से क्वेश्चंस आपके प्री हो, मेंस हो, आराम से बन सकते हैं, है ना, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। इसलिए मेरी कोशिश यही रही कि जितने अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन हो ड्यूरिंग दिस समिट, जितनी भी चीज़ें की गई, जो भी बातें की गई, जो भी वहाँ के परिणाम निकल करके आए, क्या क्या पहलुओं को जोड़ा गया, क्या क्या इनिशिएटिव्स ली गई, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखते हुए एट लास्ट इसको टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। और मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप लोग इसे समझें, नहीं समझ में आएगा तो आफ्टर क्लास यानी मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास में मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में, या तो आप उस टाइम पे पूछ लें, कॉलिंग नंबर दी गई है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या इस जो जहाँ पे आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे कमेंट करके भी अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, परिणाम के रिगार्डिंग ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण पर, ओके। चलिए अब सवाल ये आता है कि ये जो आप वर्ड देख रहे हैं प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, इसे अगर हम लोग बोलें तो क्या बोला जा सकता है, डी क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी होती है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, डेमोक्रेटालाइजेशन, यानी क्या हो जाएगा यह, डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन। जस्ट ए मिनट, ओके, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, DOT भी लिख सकते हैं। आखिर मोदी जी इस बात पे जोर तो दिए, लेकिन इस 3 पॉइंट को जो मैंने जस्ट प्रीवियस बताया उसको ध्यान रखना है, प्लस इस पहलू पर कि इस समिट में इस पर जोर दिया गया, किसके तरफ से, तो मोदी जी के द्वारा से। अब ये सवाल ये आता है कि आखिर इस जो शब्द दिया गया है, सबसे पहले इस शब्द का आशय समझे, अर्थ समझे, मीनिंग समझे कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, आखिर इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, क्या है इस शब्द का मीनिंग, यानी क्या है कि प्रौद्योगिकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इस प्रौद्योगिकी का बोला है लोकतंत्रीकरण, यानी प्रौद्योगिकी और इसके जो लाभ हैं और उसके लाभों को, इसके लाभों को क्या करना है, अधिक आबादी तक पहुंचाना,
है ना, इसके जो लाभ है टेक्नोलॉजी को और उसके बेनिफिट्स को, उनके लाभों को क्या करना है, अधिक आबादी तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। ओके, लाभों को क्या करना है, अधिक आबादी, यहां तक लिख ले केवल, अधिक आबादी तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। किसको, प्रौद्योगिकी और उसके लाभों को। क्लियर। सबसे पहले ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण किस प्रकार से किया जाएगा ये तो अभी हम आगे देखेंगे ही, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है। तो सीधा सा अगर ये वर्ड क्या है, अगर इसको समझ जाएंगे तो अपने आप पूरे आंसर्स को आप समझ जाएंगे जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, कि टेक्नोलॉजी को और उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं उसको क्या करना है, अधिक से अधिक आबादी तक हमें क्या करना है, पहुंचाना है। ओके, ताकि इसका जो लाभ है वो अधिक से अधिक जन समुदाय को मिल सके। क्लियर। नाउ तो अब बात की जा रही है कि इसका लाभ मिल सके। अब इसके जो प्रमुख पहलू हैं, क्या क्या, आखिर उसके लाभ को देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या पहलू हैं जो इसके तहत लिया गया। ठीक है, आखिर आप इस प्रौद्योगिकी को पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी क्या क्या प्रमुख पहलू हैं। तो होना क्या चाहिए, जब आप किसी काम को करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप किस प्रकार से करेंगे, एक पॉइंट्स के तहत करेंगे ना। जैसे सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपके पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, रणनीति होगी, और उस रणनीति को पूरा करने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, कुछ आपके भी पहल होंगे। जैसे मॉर्निंग में आप बोलेंगे कि नहीं हमें उठना है और हमें उठने के लिए हमें अलार्म सेट करना है, या कुछ और तरीका आप अपनाएंगे, है ना, कि सपोज कोई बुक को आपको कंप्लीट करना है तो आप सोचेंगे कि नहीं हमें इसके लिए हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। पहले आपने देखा कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसे कम करने के लिए आपने कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए, कुछ पहल किए कि हमें कैसे उन चीज़ों को पूरा करना है ना, आपकी तरफ से क्या किया गया। तो उसी प्रकार से जब आप चाह रहे हैं कि ये क्या हो, सभी लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक आबादी तक पहुंच सके, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने किया प्रौद्योगिकी की पहुंच। ठीक है, की पहुंच, यानी जिसे हम बोल सकते हैं एसेसिबिलिटी, पहुंच यानी एसेसिबिलिटी। फर्स्ट आप ये करेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि उसे हर तबके के लोग जो है वहन कर सकें। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो वहाँ पैसे अभी इतने नहीं हैं कि हर कोई इंटरनेट को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। क्या है, ऐसा नहीं है, वाईफाई हर कोई प्रोवाइड वहाँ नहीं कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि पैसे हैं आपके पास लेकिन आप इतने दूर दराज ग्रामीण इलाके में हैं, ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर अभी तक वाईफाई की पहुँच सरकार के द्वारा नहीं पहुँचाई गई है, तो आप उस जगह भी क्या कर सकते हैं, आप वहाँ भी वाईफाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका वहन जो है नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा क्या है, वहनीय, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। ओके, वहनीय, वहनीय यानी अफोर्डेबिलिटी। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, विकेंद्रीकरण, क्या क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए। और क्या होगा, कौशल विकास तो डेफिनेटली होगा, है ना, कौशल विकास, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट एंड साझा संसाधन यानी शेयर रिसोर्सेस। अपने रिसोर्सेस को क्या करना है, शेयर करना है। ये नहीं मानना है कि हमें रिसोर्स को शेयर नहीं करना है। तो ये सारे जो भी आपके पास संसाधन है उसको क्या करना है, हमें शेयर करना है। तो इसके द्वारा क्या होगी, टेक्नोलॉजी जो है एज मच एज लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि आपके पास एक रिसोर्स आ गया। रिसोर्स सपोज आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप वाईफाई को दूर दराज के एरिया में भी जोड़ सकते हो, आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है, कोई ट्रिक है, संसाधन है, तो आप उसको शेयर करो, है ना। तो इसमें जो इनिशिएटिव लिए गए तो यही 4-5 जैसे प्रौद्योगिकी की पहुंच, एसेसिबिलिटी, वहनीय यानी अफोर्डेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एंड साझा संसाधन आदि, इस प्रकार के जो है इनिशिएटिव्स लिए गए। साझा संसाधन का मतलब होता है कि आपके जो यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पर पहलू जो है लिए गए। अब इन पहलुओं को देखते हुए, इन पहलुओं पर काम करते हुए आखिर इसके क्यों बोला जा रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस है क्या, जो हम इस पे इतना जोर दिया जा रहा है, हमारे देश की तरफ से रिप्रेजेंट किए मोदी जी, तो इतना जोर जो दिया जा रहा है, आखिर इसका क्या महत्व है प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का। ये थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लीजिएगा।
ठीक है, इसका आखिर महत्व क्या है। तो इसके भी अगर देखा जाए, ये तो इसके लाभ हो गए, लेकिन महत्व की अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मेंस में पूछता है तो आपका जो आंसर जो जाएगा वो कैसे जाएगा, पॉजिटिव वे में जाएगा। क्योंकि बहुत बार हमें यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेंस के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि हम इसको आंसर को किस दिशा में लेके जाना है। तो कभी भी अगर इसके इंपॉर्टेंस को पूछ लेता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में देंगे, वहाँ नेगेटिव किसी चीज़ को मेंशन नहीं कीजिएगा अगर महत्व देता है आपके प्रश्न में तो। ओके नाउ, तो अब हम चलते हैं इसके किस ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंस आप देख लें कि इसका आर्थिक क्या महत्व है। आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक की अगर बात की जाए तो आर्थिक महत्व क्या है इस टेक्नोलॉजी का, आर्थिक महत्व। ठीक है, तो ये क्या करेगा, व्यक्तियों को या व्यवसाय शुरू करने वाले, ओके, व्यक्तियों हो या छोटे व्यवसायी हो और छोटे व्यवसायियों, छोटे छोटे व्यवसायियों, ओके, छोटे व्यवसाय यानी बिजनेसमैन को, इनको क्या करेगा, ये किस प्रकार से मदद कर रहा, आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा, छोटे व्यवसायों को क्या करेगा, तो नए उद्यम शुरू करने के लिए, नए उद्यम शुरू करना हो या नवाचार के लिए, नवाचार करने के लिए, और अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, इन सभी को के लिए क्या करेगा, या आप ये भी लिख सकते हैं नवाचार करने या अलग अलग क्षेत्रों में जो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा होती है, तो इन प्रतिस्पर्धा से आप कैसे निपट पाएंगे, तो आपको क्या करेगा, यह तकनीकी प्लेटफॉर्म यानी टेक्निकल प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ओके, प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में ये क्या करेगा, समर्थ बनाएगा। आर्थिक रूप से कैसा होगा, कोई भी व्यक्ति हो या छोटे व्यवसायी हो, उनको उद्यम शुरू करने में या नवाचार को बढ़ावा देने में, या अलग अलग आप ये मान करके चलें कि अगर अलग अलग प्रतिस्पर्धा, ठीक है, क्या करना है, अलग अलग क्षेत्रों में अगर कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही है तो वहाँ पे टेक्निकल प्लेटफॉर्म क्या के जरिए आपको क्या करेगा, लाभ मिलेगा, टेक्निकल प्लेटफॉर्म। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही वैसा आप सब लोग समझ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म क्या करेगा, यह क्या कर सकता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, पहला क्या है, छोटे, पहला वर्ड क्या देंगे, कोई भी व्यक्ति हो या छोटे व्यवसायी हो, जो मैंने लास्ट में भी मेंशन किया था जस्ट बैक स्लाइड में, इनको क्या करना है, इनको व्यापार शुरू करने के लिए मदद कर सकता है, नवाचार करने में या अलग अलग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपको क्या देगा, या तकनीकी प्लेटफॉर्म। और इस तकनीकी प्लेटफॉर्म, ठीक है, तकनीकी प्लेटफॉर्म, और इसका लाभ उठाने, तकनीकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में आपको समर्थ बनाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, तो इससे आपकी आर्थिक समृद्धि, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, अगर आर्थिक इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं तो उससे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अगर आप इनोवेशंस कर पा रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, या अगर ये बोला जाए कि आप कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि क्या लेकर के आती है, रोजगार लेकर के आती है ना। तो इससे क्या होगा, रोजगार। ये सब चीज़ों को बस ऐसे ध्यान रखें कि जब कहीं भी कुछ लिखना हो तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके आय के अवसर भी बढ़ेंगे, है ना। इससे क्या होगा, आय, इनकम के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ते हैं, ओके, वो भी बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी इंपॉर्टेंस को हमेशा कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंस हमेशा पॉजिटिव आंसर में जाएगा। तो जब इंपॉर्टेंस पूछा गया है तो क्या हो गया, तकनीकी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या होगा, इसको तो समर्थ बनाएगा ही जो कंपटीशन कर रहे हैं, आर्थिक समृद्धि भी आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आय के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल क्लियर रहना है इसके इंपॉर्टेंस को लेकर के। ये हो गई इसकी आर्थिक। अब बात करते हैं हम लोग सामाजिक क्या महत्व इसका हो सकता है, सामाजिक महत्व को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ
सामाजिक इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए, सोशल इंपॉर्टेंस यानी सोशल सामाजिक महत्व क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी का सामाजिक महत्व क्या होगा, सामाजिक महत्व। तो ये ध्यान रखना है कि यह डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ साथ, ये डिजिटल जो डिवाइड है उसे यह कम करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिजिटल डिवाइड, इसको कम करने के साथ साथ, कम एक तरफ डिजिटल जो डिवाइड है इसको कम करने के साथ साथ दूसरी ओर किस में बेनिफिट होगी, तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपका शिक्षा के संसाधनों में, यानी एजुकेशनल रिसोर्सेस में। किस में बेनिफिट्स मिलेगा आपको, शिक्षा संसाधन या एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओके, शिक्षा संसाधन या आपके एजुकेशनल रिसोर्सेस, ये फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, है ना, डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ साथ। इसके अलावा जो आपकी स्वास्थ्य सेवा की जानकारी है, क्योंकि हम लोग सोशल की बात कर रहे हैं तो हेल्थ भी आ जाएगा, स्वास्थ्य सेवा की जानकारी यानी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। ओके, स्वास्थ्य सेवा जानकारी, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा, ये तो एक बात हो गई, इसके अलावा क्या करेगा यह, वित्तीय सेवाओं, यानी जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय सेवाओं की क्या करेगा, अधिक आबादी तक उपलब्धता, जो फाइनेंशियल सर्विस है उसकी अधिक आबादी तक उपलब्धता। ओके, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन के थ्रू, ये डिजिटल की ही देने की, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द शॉपिंग वगैरह हो गया, घर बैठे बैठे आराम से यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रही है, तो किसकी देन है, यह फाइनेंशियल सर्विस की ही देन है। ठीक है, और इन सबों से क्या होगा, इन सबों से हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे जो है सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो सामाजिक गतिशीलता है, गतिशीलता बढ़ती है। ओके, सामाजिक गतिशीलता क्या होगी, इससे बढ़ेगी। फॉर द एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, जैसे आप लोगों ने मैसिव ओपन लर्निंग सोर्सेस का सुना है ना, मैसिव ओपन एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो किसके द्वारा, NPTEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग सिस्टम, इनहेंस्ड लर्निंग सिस्टम। ठीक है, इनहेंस्ड लर्निंग, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को शुरू किया गया है, ऑनलाइन कोर्स। ओके, ऑनलाइन कोर्स NPTEL के द्वारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका मतलब जैसे सपोज फॉर द एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर लिया जाए कि मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से जो है क्लास दे रही हूँ, तो ये भी क्या है, ये भी डिजिटल की ही देन है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी की ही देन है। जो आज मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं आप लोग को देख नहीं सकती हूँ, बस आप लोगों के जब लाइव क्लास में होती हूँ मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो बाय मैसेज, है ना, आपके नाम जो मुझे पता चलते हैं वहीं से, हो सकता है अपने नाम को चेंज करके भी आप कुछ और दे दो, लेकिन अगर अपने सामने खड़े हो जाए तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊँ। कहने का मतलब ये है कि घर बैठे बैठे, पहले लोगों को तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता पड़ती थी, अब दिल्ली आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, रह करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है, ये सब एक हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की ही देन है, प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो इसलिए ये एक एग्जांपल, या आपको लगे कि कुछ और एग्जांपल आप लोग पुटअप कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे जो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये तो चलिए ठीक है कि NPTEL के द्वारा मुझे एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग को दिया। ठीक है, नाउ इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व। अगर सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो क्या हो सकता है, तो सांस्कृतिक महत्व में ध्यान रखिएगा कि जो आपका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोग जो है ट्विटर और इंस्टाग्राम,
बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, इनफैक्ट अच्छा ही नहीं बहुत ज़्यादा टाइम उसको देते भी हैं। तो उससे क्या चीज़ें समझ में आती है, घर बैठे बैठे कोई भी रील्स देखना है, देख रहे हैं, इंस्टा पे लोड कर रहे हैं, तो आपके बारे में अगर आप मसूरी घूमने गए हैं और इंस्टा पे आपने अपलोड कर दिया फोटो, तो बाकी आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी आपके बारे में जानकारी मिल जाती है कि आप अपने लाइफ में खुश हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी शिकायत है कि आप अपने लाइफ में खुश क्यों है ना, इससे भी परेशानी होती है। तो एक आपका क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो है आपके सभी जानकारों को मिल जाती है। तो उसी प्रकार से वर्तमान में, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूं कि किसका हम लोग देखेंगे अब, सांस्कृतिक महत्व को लेकर के, सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका। ओके, सांस्कृतिक अगर इसकी महत्व की बात की जाए तो वो क्या है, तो अभी हम लोग किस पे बात कर रहे थे, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। अब ये करती क्या है, ये जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब क्या है, ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये अलग अलग आबादी के जो समुदाय हैं उन सभी समुदाय को अपना पक्ष रखने के लिए क्या करता है, यह एक अपना मंच जो है प्रोवाइड करता है। ओके, किस प्रकार के, किसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप लोग देखते हैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है, आप लोग को ना पसंद आए तो आप लोग तुरंत ट्वीट कर देते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग समुदाय को अपनी बात को रखने का एक क्या है, एक मंच भी उपलब्ध कराता है। तो सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस क्या हो गया आपका, इस क्षेत्र में आपकी टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देख लिए। इसके अलावा एक और हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नेंस के स्तर पर, ओके, गवर्नेंस, इसके लेवल पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है गवर्नेंस के स्तर पर। ओके, इसने क्या किया है, शासन हो या निर्णय की प्रक्रिया, है ना, निर्णय प्रक्रिया, इसमें भी आप देखेंगे निर्णय की जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं में, शासन में प्लस निर्णय की प्रक्रिया में नागरिकों की जो भागीदारी है वो काफी बढ़ गई है ना, नागरिकों की भागीदारी जो है यह बढ़ गई है। भागीदारी, जैसे आजकल क्या है, इलेक्शन से पहले ये पूछा जाना कि किसको एग्जिट पोल वगैरह करवाई जाती है ना, कि इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है। तो ये भी वन काइंड ऑफ क्या है, नागरिकों की भागीदारी ही है, जिससे इलेक्शन से पहले पता चल जाता है ना कि अच्छा लगता है यही पार्टी जीत करके आ रही है। तो ये सब किसकी देन है, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी की देन है, कि शासन हो या डिसीजन मेकिंग या निर्णय की जो प्रक्रिया है, डिसीजन सिस्टम, इन सबों में नागरिकों की जो भागीदारी है बढ़ाई गई है। और फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे और भी दे सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल इलेक्शंस का हो गया, दूसरा आप दे सकते हैं जो भी पब्लिक सर्विस होती है, पब्लिक सर्विस है ना, उसके रिगार्डिंग, जैसे सपोज सरकार ने अभी लेटेस्ट में क्या किया है, जो आपकी ड्रोन दीदी पहल है इसको लेकर के आई है ना, क्योंकि ये क्या है, एक पब्लिक सर्विस है ड्रोन दीदी। ओके, पब्लिक सर्विस है ये, तो पब्लिक सर्विस को अब ड्रोन दीदी है ना, तो पब्लिक सर्विस के जो भी लाभ है, यानी नमो ड्रोन दीदी का जो भी बेनिफिट्स है, और इस बेनिफिट्स को लेने वाले जो बेनिफिशरीज हैं, यानी जो लाभार्थी हैं, है ना, लाभार्थी, इन लाभार्थियों को क्या करना है, सोशल मीडिया के जरिए इनको इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाता है। किसी को मोबाइल के जरिए पहुंच जाएगा, फेसबुक के जरिए पहुंच जाएगा, या न्यूज़पेपर में आ जाएंगे, या आप देखेंगे तो ऑनलाइन है ना, टीवी वगैरह सभी जगह जो संचार के माध्यम से। तो ये सभी के सभी किसकी देन है, टेक्नोलॉजी की, कि जो भी पब्लिक सर्विसेज होते हैं इसको पाने के लिए जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए क्या है, उनको जो है ये मैसेज दे दिया जाता है। ओके, और उसकी जो है वो राय भी जानना चाहते हैं कि आपकी इसमें क्या राय है, क्या सुधार करना चाहते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, इसका ये क्या है, इंपॉर्टेंस हो गया। तो इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इंपॉर्टेंस ने हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि आर्थिक महत्व, ओके, सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और गवर्नेंस के स्तर पर इसके महत्व। ओके, गवर्नेंस के स्तर पर, तो ये सभी पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं। हालांकि एक कोशिश ये कीजिएगा कि क्लास की जस्ट बाद जब आप लोग वीडियो देखें तो अपने साथ के साथ नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। पहले अच्छे से समझना है और उसके बाद नोट्स बनाना है। ओके, समझने के बाद चलिए। तो अब
अब हम लोगों ने अभी तक इसका पॉजिटिव पॉइंट्स देखा, अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है चुनौतियां, क्योंकि कभी भी अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो हमेशा, हालांकि मेंस के आंसर राइटिंग में करना यही होता है कि अगर किसी भी पहलू के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उसका नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव भी आएंगे। और चुनौतियों में क्या होता है, हमें नेगेटिव चीज़ों को देखना है कि क्या कमी रह गई है। चुनौतियों का मतलब है इसकी कमी, है ना, कमी ये इसके नेगेटिव आ जाएंगे, जो कमी है। क्योंकि अगला जो हम देखते हैं इसकी प्रासंगिकता वगैरह, जब लास्ट में क्वेश्चन को एंड करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, तो इन्हीं कमियों को, जो हमने इसकी कमी को देखा कि ये सारी कमी है, इसी को दूर करने के प्रयास करते हुए हम अपने क्वेश्चंस जो होती है हमारी मेंस की, उसको एंड करते हैं, है ना। यानी पॉजिटिव सेंस में हम उसे ऐड करते हैं, कभी नेगेटिव रूप में ऐड जो हमारा एंड नहीं होता, हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में वो एंड होता है। क्लियर। तो ये चुनौतियां क्या क्या है इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था अभी कि डिजिटल डिवाइड को क्या करती है, कम करती है। डिजिटल डिवाइड को यह कम करती है। तो उसकी चुनौतियों में हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसकी चुनौतियों में डिजिटल डिवाइड और अवसंरचना। हम लोगों ने दोनों पढ़ा था, अवसंरचना निवेश पढ़े थे। इसके स्तर पर असमानता है। डिजिटल डिवाइड और क्या होगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, इस पर क्या है, असमानता, असमानता, असमानता है। ओके, दूसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं यहां पर, लैंगिक और सामाजिक असमानता, है ना। अच्छा, डिजिटल डिवाइड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की जो असमानता, मैंने इसके एग्जांपल्स नहीं दिया, वो भी बता देती हूं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर असमानता का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप, इसको लेकर के बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सपोज मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों या दूर दराज का एरिया हो, है ना, ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के एरिया में, तो आप देखते हैं कि वहां पर वाईफाई तक की पहुंच नहीं हो पा सकती, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं कि ग्रामीण, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि आपकी कहाँ पर नहीं है, ग्रामीण एरिया या दूर दराज का क्षेत्र। सभी ग्रामीण एरिया में नहीं, लेकिन कुछ कुछ में तो है, ग्रामीण प्लस दूर दराज के क्षेत्र। ये आप यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्र। ओके, दूसरा बोला गया है कि लैंगिक असमानता, लैंगिक और सामाजिक असमानता। ओके, इसमें हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनमें शिक्षा हो, रोजगार और क्या हो सकता है, संसाधन, रिसोर्सेस की प्राप्ति में भी क्या है, इनकी किन किन क्षेत्रों में, तो शिक्षा में, रोजगार में और संसाधनों की प्राप्ति में भी क्या की जाती है, जो यहाँ पर लैंगिक असमानता जो है व्याप्त है। और ये क्या करती है, ये लैंगिक असमानता डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देती है। डिजिटल डिवाइड इसको क्या करती है, यह बढ़ावा देती है डिजिटल डिवाइड को। तो यहाँ पर लैंगिक और सामाजिक असमानता का मतलब किससे आ गया, शिक्षा से। जहाँ पुरुषों को अधिक सुविधाएं हैं, वहाँ महिलाओं के लिए कम हो जाती है। ठीक है, अगर नेट पे बैठ के मोबाइल पे लड़कियां हो सकता है पढ़ाई कर रही हों, लेकिन लड़के पढ़ाई ना भी करके अगर वहाँ पर वो अगर सपोज कोई गेम देख रहे हो तो भी ठीक है, चलो पढ़ रहा है मेरा बेटा, लेकिन लड़कियां नहीं। तो ये सब क्या है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि ये भी एक गैप है, असमानता ही है। तो शिक्षा हो गई, रोजगार हो गई या संसाधनों की प्राप्ति में भी क्या देखा जाता है, एक असमानता देखी जाती है। और ये किसको बढ़ावा देती है, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो थर्ड आता है चुनौती को लेकर के, क्या है, साइबर सुरक्षा। कितने सारे आपके पास आप देखेंगे ऑनलाइन मैसेजेस, कितने फ्रॉड कॉल्स, कितने ऑनलाइन धोखाधड़ी है ना, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं, आपसे OTP मांग लिया, मोबाइल का ये किया, अकाउंट खाली, बहुत सारे ऐसी चीजें जो होती है यहाँ पर, है ना। तो साइबर सुरक्षा और निजता के अधिकार, निजता के उल्लंघन संबंधी भी चिंताएं हैं। जैसे साइबर सुरक्षा में बात की जाए तो डेटा की सुरक्षा हो गई, डेटा की सुरक्षा एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड,
ऑनलाइन फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, इसका एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है एटीसी। ओके, ये हो गए आपके। नाउ क्लियर। अब इन सबों के लिए, चूंकि ये चुनौती थी, मैंने अभी आपको कहा कि चुनौती क्या है, इसकी कमी को बताएगा, लेकिन जब भारत सरकार के द्वारा देखते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या कदम भी उठाए गए हैं, क्या क्या मतलब इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या पहल किया गया है ना, कमियों को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये तो कमी हो गई, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया। ओके, कमी को दूर करने के लिए चलिए देखते हैं इन कमियों को। यहाँ पे ये हेडलाइन दे सकते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी, भारत में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए कदम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले मजबूत करना है। ओके, इसको सबसे पहले मजबूत करना है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी डिजिटल पहचान, जैसे आपकी क्या हो जाएगी डिजिटल पहचान, आप डिजिटल रूप से क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। ओके, डिजिटल पेमेंट और डाटा का प्रबंधन। ओके, और डाटा प्रबंधन ये भी कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट या डाटा प्रबंधन। इन सबों के लिए भारत सरकार ने क्या किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आ गया, आपकी डिजिटल पहचान, डिजिटल पेमेंट और डेटा प्रबंधन, इन सभी के लिए एक इंडिया स्टैक किसको लाया गया, इंडिया स्टैक बनाया गया। इंडिया स्टैक। ओके, इंडिया स्ट्राइक जो है यह बनाया गया भारत सरकार की तरफ से। दूसरा पहल आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर में क्या आ जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर में क्या आ जाएगा, ICI स्थापित किया गया, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिविल, सरकार से नागरिक, सरकार से नागरिक, ICI इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा और क्या किया गया भारत सरकार के द्वारा, लैंगिक असमानता भी थी, लैंगिक असमानता भी थी, तो यहाँ पे नमो ड्रोन दीदी पहल ये दे सकते हैं आप, नमो ड्रोन दीदी, यानी जो कमी है केवल उसी को दूर करने की बात किस रूप से की जा रही है वो बताना है, नमो ड्रोन दीदी पहल ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, AI मिशन, भारत का कौन सा है, AI मिशन है ना, AI मिशन, इसको भी क्या करना है, सही रूप से इसको भी चलाना है। तो ये हो गई आपकी, तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हो गए रिगार्डिंग और चुनौतियां और इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, उठाए गए कदम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इनके बीच जो संबंधों को लेकर के ये टोटल के टोटल आपके किस पर आ गए हैं, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा, किसके रिगार्डिंग है, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर, उससे संबंधित चुनौतियां, उसके महत्व, उसके द्वारा उठाए गए कदम, इन सबों पर अभी तक हम लोगों ने बात किया। अब हम चर्चा करेंगे किसके रिगार्डिंग, तो ये होगा हमारा, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भारत इटली द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े प्रमुख पहलू। अभी तक हम लोग जो चर्चा किए थे पूरे G7 के ऊपर भारत को लेकर के, पूरा G7 उसमें शामिल था, लेकिन अब जो हम चर्चा करेंगे उसमें G7 तो चलो है, हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन अब भारत और इटली के बीच में क्या संबंध है इस पर हम लोग थोड़ा अब चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक है यह आपका किस में बनेगा, यह आपका आएगा IR में, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो कि आपके किस में है, पेपर 2 में है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अब हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी, रणनीति का मतलब हो गया स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है,
इसकी प्रगति की क्या की समीक्षा की, यह प्रगति की समीक्षा की गई। आखिर यह प्रगति कब स्टार्ट हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। समीक्षा किया गया यानी कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ जिसके ऊपर इन लोगों ने एक समीक्षा किया। समीक्षा का मतलब होता है वन काइंड ऑफ, जैसे हम कोई चीजें चल रही है तो उसको जाकर के एक व्यू लेना कि क्या चल रहा है इनकी प्रगति के ऊपर, है ना, इनकी प्रगति के ऊपर क्या चल रहा है, इस पर जो है बात की गई है। ठीक है, चलिए नाउ तो अब हम लोग यहां देख लेते हैं किस पर है, साझेदारी के रिगार्डिंग। चलिए, भारत इटली द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े प्रमुख पहलू, और इन पहलू में सबसे पहले क्या आएगा, राजनीतिक पहलू, कि कब से भारत और इटली जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें यह देखना है कि भारत और इटली कब से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि इनका जो राजनीतिक संबंध है, जो राजनीतिक पहलू है, यानी जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है, यानी इनके बीच जो राजनयिक संबंध है या राजनीतिक संबंध हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप या राजनीतिक संबंध जो भी आप बोले, कब से स्टार्ट हुआ, तो यह 1947 से। ठीक है, भारत और इटली के बीच में सबसे पहले इन दोनों देशों के बीच 1947 से क्या हो गई, राजनीतिक जो संबंध है यह स्थापित हो चुके। पहला पॉइंट तो आपका यही आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ और इस संबंध को लेकर के कब किया गया, क्योंकि हम यहां पर रणनीतिक साझेदारी देख रहे हैं ना, इस संबंध को किसके रूप में, तो ये जो रणनीतिक साझेदारी दी गई है इस 47 के बाद इन ईयर 2023 में, 2023 में क्या किया गया, इसको क्या नाम दे दिया गया, रणनीतिक साझेदारी की, यानी जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या रणनीतिक साझेदारी, आप लिख लें। ठीक है, इसको रणनीतिक साझेदारी इस रूप में क्या कर दिया गया, इसको अपग्रेड कर दिया गया। किसे, किसको अपग्रेड किया, तो यही जो इसके बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, है ना, जो इसके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, इसको लेकर के कब अपग्रेड किया, रणनीतिक रूप में, तो 2023 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2020 यानी जब कोरोना का टाइम था, 2020 में भारत और इटली के बीच में कैसे थे, तो वर्चुअल रिलेशंस थे, वर्चुअल। भारत और इटली 2020 में क्या किया गया था, एक वर्चुअल समिट की गई थी, वर्चुअल समिट। ओके, वर्चुअल समिट क्यों वर्चुअल इसलिए किया गया था, क्योंकि उस समय में कोरोना का टाइम था। ठीक है, इस समिट में एक वर्क प्लान किया गया। ठीक है, इस समिट में एक वर्क प्लान किया गया, और वर्क प्लान क्या किया गया कि 5 साल यानी 20 से लेकर 25 तक, ठीक है, 20 से लेकर के कब तक, 25 तक की का जो है वर्क प्लान किया गया। इन 5 सालों का कार्य प्लान किया गया, और इस प्लान के अंतर्गत क्या बोला गया कि दोनों देशों के बीच जो साझेदारी के लिए एक महत्वाकांक्षी जो है एक हम कह सकते हैं कि योजना तैयार की गई। क्लियर। 2020 में वर्चुअल समिट हुआ, समिट में एक वर्क प्लान किया गया, कितने सालों का, 5 सालों का, कि हम दो देश किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। और इन्हीं वर्क प्लान का एक पार्ट ये भी था 2023 वाला। इन वर्क प्लान, ये जो वर्क प्लान आप देख रहे हैं 5 साल का, इसी 5 साल का एक के अंतर्गत एक ये भी था कि 2023 में इन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किस में कर लिया, रणनीतिक साझेदारी में। ओके, तो ये पूरा जो आप पर्सपेक्ट्स देखें, ये है आपका राजनीतिक पहलू, यही है आपका राजनीतिक पहलू कि कैसे संबंध स्थापित हुए, कैसे अपग्रेड हुआ, क्या वर्क प्लान किया गया, यानी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में कार्य योजना की गई। ओके, चलिए अब हम इसके देखते हैं अनदर नेक्स्ट जो पहलू है उस पर बात करते हैं, यानी आर्थिक पहलू पर बात करते हैं। आर्थिक पहलू की अगर बात की जाए, आर्थिक पहलू की, तो मैंने अभी आप लोग को क्लास में बताया कि यूरोपीय संघ, ठीक है, अगर यूरोपीय संघ में देखा जाए तो टोटल इसमें कितने हैं, 27 देशों का यह एक संघ है, 27 देशों का यह एक संघ है। और इन्हीं यूरोपीय संघ में इटली, ओके, इटली क्या है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इटली क्या है, भारत का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार।
ओके तो अगर ये फोर्थ है तो रेस्ट ऑफ 3 है कौन, तो इससे पहले कि 3 कौन है, इससे पहले अगर ये है तो इससे के पहले जो 3 है जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हो जाएंगे वो कौन होगा, तो यहाँ पे आप लिख लें, अगर यहाँ पे लिखा जाए तो जर्मनी, बेल्जियम का नाम लिख लें और नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, इसको ध्यान रखना है। ये क्या होंगे आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस में आएंगे, कौन कौन है, 27 देशों का इटली भारत का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दूसरी चीज है कि यह जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड के बाद इटली जो है भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यह है। और यहां तक कि भारत और इटली के बीच, क्योंकि हम आर्थिक पहलू को देख रहे हैं, तो जो भी चीजें भारत और इटली के बीच में की गई है आर्थिक दृष्टिकोण से, हमें उसे यहां पर मेंशन करना है। यानी एक पॉइंट में पता होना चाहिए, भारत और इटली इनके बीच में जो संयुक्त आर्थिक आयोग, ठीक है, सहयोग, यह कब स्थापित हुआ था, 1976 से। ओके 1976 से यह अस्तित्व में आया। क्या है, भारत इटली संयुक्त आर्थिक आयोग सहयोग। ओके और इन दोनों देशों ने 2023 में भी यानी लास्ट ईयर एक प्रवासन और आवाजाही इस समझौते, प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते, ठीक है, इस पर भी इन दो देशों ने कब साइन किया, तो 2023 में, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षित एवं वैध प्रशासन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित हो और वैध प्रशासन हो, इसको बढ़ावा देना। तो ये कुछ रिलेशनशिप किसके किसके बीच में हो गए, भारत और इटली के बीच में आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक पहलू से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इनके बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं, यानी प्रौद्योगिकी आधारित पहलू क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, साइंस एंड टेक, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो दोनों देशों ने क्या किया है, इन दोनों देशों ने 2003, ठीक है, सॉरी जस्ट ए मिनट, इन दो देशों ने कब, 2003 में, 2003 में एक इन्होंने समझौता किया था। समझौता किसको लेकर के था, तो साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। समझौता किस में था, तो साइंस एंड टेक का सहयोग समझौता जिसको हम कह सकते हैं, इस क्षेत्र में इन दोनों देशों ने समझौता किया था। ओके कब, 2003 में, क्लियर, ठीक है। अब जब इनका समझौता हो गया, इसके जस्ट पहले और इसी के तहत कब किया गया है, 2003 में ये समझौता किया गया है। और इसी के इस समझौता जब किया गया, ठीक है, तो इस समझौते के तहत, क्योंकि हमें करना किस पे है, साइंस एंड टेक, इसके सहयोग की बात की जा रही है, तो इसी समझौते के तहत इन लोगों ने अनुसंधान, ओके, इसके भी प्रमुख क्षेत्र पर मिलकर कार्य करने का एक निर्णय लिया। इसी समझौते के तहत किस क्षेत्र में, अनुसंधान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ओके, विभिन्न क्षेत्र, अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र पर क्या बोला कि हम लोग अनुसंधान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं या प्रमुख क्षेत्र हैं, इस पर मिलकर कार्य करते हैं। तो रिसर्च के प्रमुख क्षेत्रों पर किसके माध्यम से, तो साइंस एंड टेक सहयोग समझौते के माध्यम से। तो कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, अनुसंधान इन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में किया, प्रौद्योगिकी पहलू का मतलब ये हो गया कि भारत और इटली के मध्य 2003 में एक सहयोग समझौता किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के तहत। इसी के तहत क्या किया गया, अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र हो गए या प्रमुख क्षेत्रों में को इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर काम करेंगे। और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक,
है ना, बायोटेक्नोलॉजी या आपकी एनर्जी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगा, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। इवन साइंस एंड टेक को बढ़ावा देने के लिए, ये तो सहयोग काफ़ी पुराना है, 2003 का है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 27 तक एक नया जो है प्रोग्राम भी अपनाया गया कि हम लोग क्या करेंगे इन 2 सालों में, एक नई जो है वर्किंग प्लान भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ऐसा भी निर्णय जो है लिया गया है। ठीक है, किसको बढ़ावा देने के लिए, तो साइंस एंड टेक का जो संयुक्त एक समझौता है, इसी को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या बोला गया है, 2025 से लेकर के 27 के बीच सहयोग का क्या किया गया, एक नया कार्यकारी कार्यक्रम जो है यह बनाया जाएगा, कार्यकारी कार्यक्रम जो है यह बनाया जाएगा, वर्किंग प्रोग्राम जो है की जाएगी 2025 से 27 के लिए 2 सालों के लिए। जैसे भारत और अमेरिका का आप देख रहे हैं कि नासा मिलकर के करता है ना, और उसी प्रकार से इसको भी शामिल कर लिया गया। क्लियर, जो हम कोई रिसर्च करेंगे, कोई अनुसंधान करेंगे, तो इसके साथ इन 2 सालों में देखते हैं कि क्या प्लान हो सकती है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र और रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, रक्षा और सुरक्षा, ठीक है, तो भारत और इटली के बीच में अगर बात की जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो 2023 में यानी लास्ट ईयर, ओके, इटली ने क्या किया था, इंडो पैसिफिक, ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इटली के द्वारा है ये। 2023 में इटली ने क्या किया था, इटली ने इंडो पैसिफिक ओशन एसोसिएशन, ओशन इनिशिएटिव, ओके, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसके 7 पिलर्स हैं या 7 स्तंभ है, 7 पिलर्स या 7 स्तंभ है। उनमें से एक है आपका, उनमें से एक क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक। ठीक है, इस सहयोग में स्तंभ में यह शामिल हो गया। एकेडमिक हम कह सकते हैं इसका सहयोग या स्तंभ, ओके, इस स्तंभ में यह क्या हो गया है, शामिल हो गया है। रक्षा और सहयोग से दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है, इसमें इसके 7 पिलर्स हैं, और इन 7 पिलर्स का एक पिलर है आपका साइंस टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं क्या हो जाएगा, एक जो आपका एकेडमिक सहयोग, तो इसमें आपका इटली भी इस स्तंभ में एक शामिल हो गया। क्लियर। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो भारत और, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा दोनों की बात की जा रही है, तो भारत और इटली के बीच में जो अभ्यास किए जाते हैं, भारत और इटली के मध्य, तो उसे किस नाम से, तो पासेक्स नाम है। एक और अभ्यास किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, मिलन, ओके, पासेक्स। संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं, पासेक्स और आपका मिलन हो गया। ठीक है, ये जो नौसेना अभ्यास है इन दोनों देशों के मध्य में किए जाते हैं, तो ये हो गया। चलिए नाउ, इसके अलावा ये तो हम लोगों ने एक पार्टिकुलर एक पॉइंट्स को देखा कि रक्षा सुरक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या सहयोग कर रहा है, आर्थिक रूप से क्या कर रहा है, राजनीतिक रूप से क्या है। लेकिन अगर हम मल्टी डायमेंशनल होकर के देखें, यानी बहुपक्ष इसका देखा जाए, मल्टी डायमेंशनल अगर वे में देखते हैं, जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं में क्या सहयोग कर रहा है, तो इटली क्या करेगा, भारत का जो नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इटली क्या कर रहा है, भारत के नेतृत्व वाला क्या है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, या आपदा रोधी यानी जिसको हम बोलते हैं CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इसको ब्रैकेट में लिख लें, क्या होगा, आपदा रोधी अवसंरचनात्मक आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, ओके, ये हो गई ISA। या वैश्विक जैव ईंधन जिसको बोला जाता है GBA, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ओके, या हम बोल सकते हैं IMEC,
इसमें क्या हो गया है, भारत जो नेतृत्व कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस या आपकी CDRI हो गई या GBI हो गई या आपका IMSC, इस सभी में इटली क्या हो गया है, सहयोग दे रहा है। सहयोग का मतलब ही है कि इटली आपको इसमें मदद कर रहा है। जितने भी सहयोग से रिलेवेंट वर्ड हैं, यानी इटली और भारत के संबंध वहाँ पर बेहतर हैं। इटली और भारत के संबंध क्या है, काफ़ी वहाँ बेहतर है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गई आपकी ओवरऑल इंफॉर्मेशंस। अब यहाँ पर जस्ट मिनट थोड़ा सा हम लोग इसकी अगर प्रासंगिकता को देख लें, जो एंड करेंगे ये तो आपका सहयोग कर रहा है, मतलब सभी चीज़ें पॉइंट लास्ट जो है आपकी प्लस पॉइंट हो गई, एक कंक्लूजन हो गया। इसके कंक्लूजन में एक चीज़ और आपको ऐड करना है और वो है G7 की प्रासंगिकता क्या होगी। ओके, G7 की प्रासंगिकता एट द एंड आपको उसको शामिल करना है। G7 की क्या प्रासंगिकता है, इसको भी आपको देख लेना है, प्रासंगिकता। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रासंगिकता में ये आंसर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि G7 क्या है, एक विकसित देशों का समूह है, या यह एक हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत जो देश हैं उनका समूह है ये, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके जो सदस्य देश हैं, यानी G7 के सदस्य देश जो हैं ये सामूहिक रूप से, है ना, सामूहिक क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति जो है, सामूहिक रूप से इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। और जिन किसी की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामूहिक रूप से क्या है इनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मजबूत है। और यह आर्थिक स्थिति क्या करती है, अगर मजबूत है तो विश्व की जो अन्य आर्थिक नीतियां हैं उसकी भी दिशा को ये बदल सकती है, और व्यापक रूप से, यानी गुड वे में, है ना, उसकी भी जो दिशा है उसको ये बदल सकते हैं। तो विश्व की जो आर्थिक नीतियों की जो दिशा देने में कैसे काम आ सकता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि काफी मजबूत है और विश्व की जो आर्थिक नीतियां हैं उसे, है ना, वैश्विक, ऐसे लिख सकते हैं, वैश्विक आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसको क्या कर सकती है, वस्तु को दिशा देने, ये लिख सकते हैं, दिशा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय विनियम है ना उनका समन्वय कर सकती है। वित्त अंतर्राष्ट्रीय लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियम, इनका समन्वय, है ना। और जो व्यापार असंतुलन है, व्यापार असंतुलन हो गया, है ना। जैसी कोई भी अगर आर्थिक चुनौती आती है, व्यापार असंतुलन हो गया, या मुद्रा में उतार चढ़ाव हो गया, मुद्रा में उतार चढ़ाव, तो इन सब, क्योंकि ये विकसित हैं, है ना, तो इनकी आर्थिक चुनौतियों का ये क्या कर सकती है, आर्थिक चुनौतियों का यह समाधान करने में सक्षम है, समाधान करने में सक्षम, ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, चीन की, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जस्ट ए मिनट, हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आप मिल सकते हैं चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी अगर देखा जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर, हाँ ठीक है, उसको भी क्या कर सकती है, उसके भी प्रतिक्रिया के रूप में चीन की, इसका दूसरा पॉइंट प्रासंगिकता हम दे सकते हैं, चीन की कौन सी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसकी प्रतिक्रिया में क्या कर सकती है यह, चूंकि यह क्या है, यह भी एक अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसकी प्रतिक्रिया में यह वैश्विक अवसंरचना निवेश, जिसको मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया था, वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी, के लिए भागीदारी, है ना, भागीदारी, जिसे क्या बोला गया है, PGII, भागीदारी, ओके। इसकी भी शुरुआत जो है वो इसी का हिस्सा है, इसकी भी शुरुआत
वो किसकी हिस्सा है? इसी प्रासंगिकता का, इसी सहयोग का हिस्सा है ना? इसकी भी प्रासंगिकता क्या है? इसका कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई है वो इसी प्रासंगिकता का सूचक है, G7 का ही। एक पॉइंट हम लोग और यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे बात की जाए अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके, ये संगठन क्या करेगी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसके जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इस जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसके निर्माण में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भूमिका, ओके। तो ये इसकी प्रासंगिकता में आ जाएगी, ये इसकी क्या आएंगी? प्रासंगिकता में आएगी, चूंकि ये आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ये जो हमारे देश के जो भी हम कह सकते हैं कि वित्तीय दिशा को एक नई दिशा दे सकती है ना? चीन के वर्ल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि वह भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके रिप्लाई में या उसकी प्रतिक्रिया में ये PGII की शुरुआत की गई, या FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक जो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास में कंप्लीट। हम लोगों ने देख लिया G7 के बारे में, कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए, क्या मुख्य परिणाम था, उस पर कैसे काम किया गया, लोकतांत्रिकरण क्या है, यानी प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण है क्या, इसका क्या अर्थ होता है, इन सब इसके संबंधित क्या चुनौतियां हैं, भारत ने इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने भारत और इटली के मध्य जो संबंध है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। और क्वेश्चन का जो समाप्ति हमारी हुई है इस क्लास की, वो है G7 की प्रासंगिकता से संबंधित। तो आप लोग एक बार इसे पूरी वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाएंगे और इसे एज यूजुअल फार्मूला 3 times 3 days इसे जरूर कीजिएगा, तो अपने आप सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगर कहीं लगे कि डाउट है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम 7:30 इन मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस संडे।